हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी इंजीनियरिंग के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कि जो अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में एसी फंडामेंटल्स में पढ़ा, तो वहाँ पर डिफरेंट वेवफॉर्म्स हमें दे रखी होती थी। जैसे ये वेवफॉर्म्स है, इस टाइप के वेवफॉर्म्स दे रखी होती थी और उनकी आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता था। तो उनको सॉल्व करने के लिए, उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए अक्सर कुछ गलतियां कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो उन्हीं को किस हिसाब से कैटेगराइज करके वो गलतियां ना हो, उसके लिए ये ट्रिक्स हमने एक कैटेगराइज करके बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वहाँ पर हमने सबसे पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि वाई वी कंसिडर ओनली हाफ साइकिल टू फाइंड द एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। कि जो भी एसी वेवफॉर्म्स वहाँ पर दे रखी थी, अगर आपको याद हो तो हम वहाँ पर हाफ साइकिल लेते थे उनकी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, जबकि कंसिडर पूरे साइकिल का होता था। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि जब हम किसी भी सिमेट्रिकल एसी वेव फॉर्म को एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में उसकी पॉजिटिव वैल्यू आती है और नेगेटिव हाफ साइकिल में उसकी नेगेटिव, जो उसका एवरेज आता है वो नेगेटिव आता है। और एवरेज करने के लिए जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो जो एरिया पॉजिटिव का था और जो एरिया नेगेटिव का था, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और जो एवरेज हो जाता है वो ऊपर, जो एरिया अंडर कर्व हो जाता है वो ज़ीरो हो जाता है। और अगर टोटल साइकिल से डिवाइड करेंगे तो 0/t दैट इज़ इनफाइनाइट हो जाता है। तो इस वजह से हम हाफ साइकिल लेते हैं। बट अगर अनसिमेट्रिकल एसी वेव फॉर्म हो, मतलब अभी हम देखेंगे कि आगे देखेंगे कि अनसिमेट्रिकल एसी वेव फॉर्म्स कैसी होती हैं, तो उस केस में हम फुल साइकिल लेते हैं आरएमएस और एवरेज वैल्यू निकालने दोनों के लिए। तो इस चीज़ से हमें ये दिखता है कि अगर सिमेट्रिकल एसी वेव फॉर्म है कि अनसिमेट्रिकल एसी वेव फॉर्म है, इस पर ये डिपेंड करता है कि हम जो एवरेज लेते हुए हाफ साइकिल से डिवाइड करेंगे या फुल साइकिल से डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमें वेव फॉर्म है, सबसे पहले हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि उसका नेचर क्या है। तो इसी आधार पर मैंने जो दी हुई वेव फॉर्म्स हैं उन्हें 5 तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। तो जो पहला तरीका है जो अभी तक हम देख के आए हैं, सिमेट्रिकल साइनोसॉइडल एसी वेव फॉर्म। तो वो सिमेट्रिकल होगा उसका नेचर, और वो एसी वेव फॉर्म हो सकती है और साइनोसॉइडल की टीसी वेव फॉर्म भी हो सकती है। अभी ये सारी चीज़ें हम अभी आगे देखते चलेंगे, पहले अभी कैटेगराइज कर दे रहा हूँ। दूसरा है सिमेट्रिकल नॉन साइनोसॉइडल एसी वेव फॉर्म। वो सिमेट्रिकल, उनका नेचर सिमेट्रिकल होगा बट वो वेव फॉर्म्स जो है नॉन साइनोसॉइडल होंगी। नॉन साइनोसॉइडल का मतलब क्या है कि उनका जो नेचर है वो साइनोसॉइडल ना हो के वो ट्रायंगुलर हो सकता है, वो स्क्वायर वेव हो सकती है, वो सॉटूथ वेव हो सकती है। तीसरा है तरीका क्लिप्ड विद डिले एंगल सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एसी और डीसी वेव फॉर्म। कि ऐसी कोई भी सिमेट्रिकल वेव फॉर्म हो या अनसिमेट्रिकल एसी वेव फॉर्म हो जिसे क्लिप कर दिया गया हो, मतलब कहीं से काट दिया गया हो वेव फॉर्म को, या वो वेव फॉर्म कुछ डिले एंगल्स के साथ आती हो। ये अभी आगे इसको हम सब समझ में आएगा जब हम फिगर्स से बताएंगे। चौथा तरीका है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, चाहे तो वो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल एसी या डीसी वेव फॉर्म हो, जिसको डीसी ऑफसेट का मतलब होता है कि उसको क्लैंप कर दिया गया हो, थोड़ा उठा दिया गया हो वेव फॉर्म को। और लास्ट है अनसिमेट्रिकल पीरियोडिक एसी वेव फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए इसका पहला टाइप देखते हैं, जो कि है सिमेट्रिकल साइनोसॉइडल एसी वेव फॉर्म। एसी वेव फॉर्म में हम अभी तक देखते हैं कि ये एक वेव फॉर्म है। इसका नेचर क्या है? साइनोसॉइडल है, मतलब या तो ये साइन होगी या कॉस होगी। तो इसके लिए हम पहले से जानते हैं कि
हम जब इसका एवरेज या आरएमएस जो भी निकालेंगे तो उसके लिए हम हाफ साइकिल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वही थ्योरी आ जाती है कि ये पॉजिटिव साइकिल में इसका एरिया अंडर कर्व पॉजिटिव आएगा और इस नेगेटिव साइकिल में इसका एरिया अंडर कर्व नेगेटिव आएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस वजह से हम इसका जब एवरेज या आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो हाफ साइकिल लेते हैं। डीसी वेव फॉर्म को देखिए समझते हैं। देखिए ये डीसी वेव फॉर्म है, इसमें कोई भी नेगेटिव पोर्शन नहीं है। अगर आप देखें तो नेगेटिव पोर्शन ना होने से इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव साइकिल में ही है, तो इसका एवरेज जो आएगा वो कहीं यहाँ पर कहीं होगा, तो ये डीसी वेव फॉर्म हो जाएगी। तो डीसी वेव फॉर्म होने का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव साइकिल में ही रहती है, इसका जो क्वांटिटी है या एम्पलीट्यूड है वो बदलता है, पोलैरिटी इसकी नहीं बदलती, इसलिए ये डीसी वेव फॉर्म है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि इसका नेचर साइनोसॉइडल है, इसलिए साइनोसॉइडल डीसी वेव फॉर्म है। बट इसका जो साइकिल है वो देखिए ये एक साइकिल है, इसी इतने साइकिल के बाद ये वेव फॉर्म अपने आप को रिपीट कर रही है, तो साइकिल के डेफिनेशन के हिसाब से ये एक इसका साइकिल है। बट जब हम इसका एवरेज वैल्यू निकालेंगे तब क्या होगा, तब इसको एक वन साइकिल से ही डिवाइड किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव एरिया नहीं है, तो कैंसिल आउट होने का कोई भी मतलब नहीं है। तो अगर डीसी वेव फॉर्म है क्वेश्चन में दी गई, तो उसके लिए जब हम डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद, तो हम वन साइकिल से ही, जो उसका वन साइकिल होता है, कंप्लीट साइकिल होता है, उसी से डिवाइड करते हैं। एक और डीसी वेव फॉर्म देखते हैं। इस डीसी वेव फॉर्म को आप देखिए तो ये डीसी वेव फॉर्म ये इतने पोर्शन के लिए तो एरिया अंडर कर्व आएगा, बट ये इतने पोर्शन के लिए जो यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है, यहाँ के लिए जो है डीसी वेव फॉर्म 0 है। बट इसका अगर हम साइकिल देखें तो इसका साइकिल इस 0 पॉइंट से लेकर यहाँ तक है, क्योंकि इसी के बाद ये अपने आप को फिर से रिपीट कर रही है। तो इसका साइकिल क्या हुआ, इसका साइकिल इस 0 से लेकर यहाँ तक हुआ। तो जब इसका एरिया अंडर कर्व भले इतने पोर्शन में आ रहा हो, बट इसका जब साइकिल डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट साइकिल से डिवाइड होगा। क्यों? इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर एक क्लास में मान लीजिए 20 बच्चे हैं और 10 बच्चे कुछ एक 20 नंबर का टेस्ट हुआ और 10 बच्चे उसमें से 0 नंबर लाते हैं और 10 बच्चों का मार्क्स कुछ वेरी करता है, तो भले वो 10 बच्चों का क्लास के एवरेज मार्क्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट वो क्लास के एवरेज को तो डाउन करेंगे ही करेंगे। तो उसी तरीके से आप समझिए कि ये 0 भी इस पीरियड में, इस पूरे पीरियड में काउंट होगा और ये इसके एवरेज को डाउन करेगा। तो कंसीडर कंप्लीट वन साइकिल फॉर टेकिंग एवरेज ऑफ डीसी वेव फॉर्म। तो डीसी वेव फॉर्म अगर कहीं भी होगी तो उसका वन साइकिल से ही डिवाइड किया जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं, सिमेट्रिकल और नॉन साइनोसॉइडल एसी वेव फॉर्म। तो इसमें एसी और डीसी दोनों टाइप का है। मैंने पहले भी आपको बोला कि ये एसी वेव फॉर्म में है, सिमेट्रिकल है, नॉन साइनोसॉइडल है, तो ये और कोई भी नेचर हो सकता है। ये स्क्वायर वेव फॉर्म हो सकती है, ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म हो सकती है, ये सॉटूथ वेव फॉर्म हो सकती है, ये ट्रेपोजियल वेव फॉर्म हो सकती है। आप देखें जो एसी वेव फॉर्म का डेफिनेशन है कि टाइम के साथ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और पोलैरिटी भी चेंज हो रही है। देखिए इन सभी वेव फॉर्म में, ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में पोलैरिटी भी चेंज हो रही है। तो इसी तरीके से डीसी वेव फॉर्म में देखिए ये साइनोसॉइडल नेचर नहीं है, टाइम के साथ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बट पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए ये डीसी वेव फॉर्म है। ये देखिए ये सभी डीसी वेव फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले चूँकि ये साइनोसॉइडल नहीं है तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। और सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने 12th क्लास में पढ़ी थी उसका यूज़ करते हुए। अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखा भी दूंगा कि इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे लिखी जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करके। और देन एसी के लिए तो इसका हाफ साइकिल ही लिया जाएगा और डीसी के लिए इसका फुल साइकिल लिया जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप की वेव फॉर्म लेते हैं हम, जो क्लिप्ड और विद डिले एंगल वेव फॉर्म होती है। तो देखिए ये वेव फॉर्म क्या है, ये
डिले एंगल के साथ है, देखिए ये वेव फॉर्म यहाँ पर इतनी डिले हो गई, मतलब ये इतनी पहले, अब ये फेज डिफरेंस जो होता है तो इसका जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो ए एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, मतलब ये फाई एंगल से लीड कर रही है और इसी तरीके से ये लैग कर रही है, तो इसका हो जाएगा ए एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई, और बाकी लिखा ये बिल्कुल उसी तरीके से जाएगा, साइकिल हाफ साइकिल से ये डिवाइड होगा। देखिए ये वेव फॉर्म ऊपर से क्लिप कर दी गई, ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, देखिए ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, बट ये ऊपर से क्लिप कर दी गई, तो ऊपर से और नीचे से दोनों से क्लिप कर दी गई। तो इस वेव फॉर्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। ये पहला पोर्शन ये यहाँ तक होगा, दूसरा ये जो जिस वैल्यू के लिए VCC के लिए कट किया गया है, और ये तीसरा पोर्शन ये होगा। तो ये वेव फॉर्म 3 पोर्शन में डिवाइड की जाएगी और 3 पोर्शन में ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसका लिखकर उसी हिसाब से इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। इसी हिसाब से आप अगर डीसी वेव फॉर्म देखें तो ये देखिए ये साइनोसॉइडल नेचर की वेव फॉर्म थी जिसको इतने पोर्शन के लिए 0 से T1 पोर्शन के लिए क्लिप कर दिया गया। इसी तरीके से ये फिर यहाँ पर ये रिपीट कर रही है और ये क्लिप होती चली गई। तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 0 से T1 पोर्शन के लिए 0 है और इस बाकी के पोर्शन के लिए साइन ओमेगा टी का कर्व ही फॉलो करती है, इस वजह से इसे डिवाइड किया जाएगा कैपिटल टी से, बट जो इसका एरिया अंडर कर्व है वो T1 से T के लिए इंटीग्रेट करके एरिया अंडर कर्व निकाला जाएगा। अब ये कोई भी वेव फॉर्म हो सकती है, देखिए ये एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है जिसे 1 से 1.67 के आसपास कहीं क्लिप कर दिया गया है। इसी तरीके से एक देखिए ये कुछ डिफरेंट टाइप की वेव फॉर्म है, इसे ना ट्रैपोजियल बोल सकते हैं ना कुछ और बोल सकते हैं, बट क्या है इसे हम 2-3 पार्ट में ब्रेक करके इस वेव फॉर्म को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फिर वही समझा कि गिवन इक्वेशन का जो वेव फॉर्म है वो डिले या क्लिप के हिसाब से पार्ट्स में या इंटीग्रेट करके लिखा जाएगा, फिर एसी के लिए वो हाफ साइकिल के लिए और डीसी के लिए फुल साइकिल से उसका एवरेज कैलकुलेट करते टाइम डिवाइड किया जाएगा। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म विद डीसी ऑफसेट। डीसी ऑफसेट का मतलब मैंने आपको बताया कि वेबसाइट को क्लैंप कर दिया गया, मतलब उठा दिया गया। ये देखिए एक नॉर्मल साइनोसॉइडल वेव फॉर्म थी, ये अगर नॉर्मली होती तो ये 0 से स्टार्ट होती, बट क्या किया गया इसे ए नॉट वैल्यू से ऊपर उठा दिया गया। तो इसका वेव फॉर्म का जो इक्वेशन लिखा जाएगा वो बहुत ही सिंपल है। इसका जो अगर ये वेव ए नॉट से ना उठाई जाती तो ये A1 साइन ओमेगा टी वेव फॉर्म थी, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड था वो A1 था, बट ये अब ए नॉट से उठा दी गई है तो इसका एम्पलीट्यूड ए नॉट प्लस 1 हो गया है। बट अगर इसको देखा जाए तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा जाएगा वो सिंपली वी टी इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस A1 साइन ओमेगा टी लिख दिया जाएगा, और जब एवरेज निकालेंगे या VRMS का निकालेंगे तो ये कंप्लीट साइकिल से डिवाइड किया जाएगा। क्यों कंप्लीट साइकिल से डिवाइड किया जाएगा? क्योंकि अब पॉजिटिव वैल्यू का एरिया अंडर कर्व ज़्यादा है और नेगेटिव वैल्यू कम है, तो यहाँ पर वो कैंसिल आउट होने का डर ख़त्म हो गया। तो जहाँ पर भी नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल ना हो, अनसिमेट्रिकल हो, वहाँ पर हम कंप्लीट साइकिल से ही डिवाइड करते हैं। इसी तरीके से ये देखते हैं, ये डीसी वेव फॉर्म है, ये एक शॉटूथ डीसी वेव फॉर्म है और इसे 5 वोल्टेज से अप कर दिया गया है, मतलब क्लैंप कर दिया गया है। तो ये भी वही बिल्कुल उसी तरीके से लिखा जाएगा। ये एक देखिए ये डीसी वेव फॉर्म ही है, बट अगर इसे जब देखा जाए तो ये 10 एम्पियर से इसे क्लैंप कर दिया गया है। तो यहाँ से हमने रफली ये सीखा कि जो बेसिक वेव फॉर्म है उसका इक्वेशन लिखा जाएगा और उसमें डीसी ऑफसेट वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा और फिर फुल साइकिल लिया जाएगा एवरेज करने के लिए, चाहे वो एसी हो या डीसी हो। और जो लास्ट टॉपिक है हमारा
वो है अनसिमेट्रिकल पीरियोडिक वेव फॉर्म। नेचर पीरियोडिक होगा पर वो अनसिमेट्रिकल होगी। अब आप देखिए, अभी तक हमने देखा कि जो भी वेव फॉर्म्स थी वो सिमेट्रिकल थी, बट यहाँ पर देखिए ये अनसिमेट्रिकल वेव फॉर्म है। मतलब यहाँ पर तो ये स्क्वायर है, यहाँ पर ये ट्रायंगुलर है, तो ये है तो एसी वेव फॉर्म, बट ये इतना ही वेव फॉर्म अपने आप को फिर से रिपीट कर रही है, तो ये अनसिमेट्रिकल पीरियोडिक एसी वेव फॉर्म है। और इसी टाइप की देखिए ये भी एक वेव फॉर्म है, ये भी एसी वेव फॉर्म है। ये इतने पीरियड के लिए पॉजिटिव, छोटे से पीरियड के लिए नेगेटिव। तो ये इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये एक ऐसी वेव फॉर्म है जो कि अनसिमेट्रिकल है। इसी तरीके से आप डीसी वेव फॉर्म में देख सकते हैं। तो देखिए ये अगर वेव फॉर्म देखें तो जो इसका टाइम पीरियड है वो 0 से टी तक है, और ये पहले शॉटूथ है फिर ट्रायंगुलर हो गई है। और यहाँ से हमने ये जाना कि जैसी भी वेव फॉर्म हो, अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो उसको हम कैपिटल टी से डिवाइड करेंगे, मतलब फुल साइकिल से उसको डिवाइड किया जाएगा, और उसका जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लिखेंगे। तो बार बार जिक्र हो रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिखेंगे। तो अब हम आते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एग्जांपल्स देके बताता हूँ कि किस तरीके से लिखा जाएगा। तो चलिए उसके लिए एक वेव फॉर्म लेते हैं। ये जो वेव फॉर्म है ये एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है। तो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म होने का मतलब क्या है कि इसका हम इक्वेशन नॉर्मल तरीके से तो नहीं लिख सकते हैं, तो क्योंकि ये कोई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं है। तो हम याद करते हैं कि अगर देखें तो ये इक्वेशन जो भी ये वेव फॉर्म है ये दो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनी है, जो कि 0 से 1 तक है इधर, और ये 1 से 2 तक ये इधर है। हमें लेना है हाफ साइकिल, चूँकि ये एसी वेव फॉर्म है तो इसको हम सिर्फ 0 से 2 तक के लिए देखेंगे। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये 0 से 1 तक ये इस तरफ को है, और 1 से 2 को ये नेगेटिव स्लोप के साथ है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा था बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन हमने 2 पॉइंट्स के लिए पढ़ा था वो क्या होता था, देखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इससे हमें लाइन का इक्वेशन पता चल जाता है। तो अगर हम पहले 0 to 1 के लिए लाइन का इक्वेशन निकालना चाहें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हुए दोनों पॉइंट्स का अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो आप देखिए ये कोऑर्डिनेट है 0,0, और जो ये कोऑर्डिनेट है ये है 1,10। 1 हो गया x एक्सिस पर और y एक्सिस पर 10। तो अगर हम इसका यूज़ करते हुए इक्वेशन लिखें तो पहला पार्ट है 0 से 1 x लाइज बिटवीन 0 to 1। तो क्या इक्वेशन आएगी इसका यूज़ करते हुए, देखिए इन्हीं ये x1 y1, ये x2 y2, और इसका यूज़ करते हुए इक्वेशन लिखेंगे। तो देखिए मैंने y1 की वैल्यू ये 0 थी, ये डाल दिया मैंने, y2 माइनस वाई डाल दिया, x2 माइनस x1 डाल दिया, और इससे जो इक्वेशन आया वो आया y इज इक्वल्स टू 10x। तो ये इक्वेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है y इज इक्वल्स टू 10x। अब बात करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की इक्वेशन जो होगी वो कैसे लिखी जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू 1 to 2 के लिए क्या होगा वो देखते हैं। when x lies between 1 to 2। तो अगेन अब देखिए ये हमारा फिर से 1,10 से 2,0 तक लिखा जाएगा। देखिए तो 1,10 से 2,0 हमने इसको इस बार x1 y1 मान लिया है, इसको x2 y2 मान लिया है, और इसके बेसिस पर हमने ये इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी। तो देखिए अब की क्या है, y माइनस 10 माइनस 10x अपॉन x माइनस 1। ये इसको देखने से ही पता चल रहा था कि ये क्या है, इसका स्लोप जो है नेगेटिव है, और देखिए वो नेगेटिव स्लोप आ गया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको x1 y1 और इसको x2 y2 माने, आप किसी को भी मान सकते हैं और उससे सेम इक्वेशन आएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाता है y इज़ इक्वल्स टू 10x प्लस 20। ये जो 20 y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, ये जो 20 होता है, ये होता है
सी वाई पोर्शन पर, सॉरी, जो वाई एक्सिस पर जो ये कर्व जो मैग्नीट्यूड कट करता है उसे बोला जाता है सी। तो अब देखें तो इसका जो कंबाइंड इक्वेशन आया वो आया y इज इक्वल्स टू 10x 0 से x के लिए, 0 से 1 के लिए, और माइनस 10x प्लस 20 x 1 to 2 के लिए, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है। ठीक है, और बाकी का कैलकुलेशन हम इसे इंटीग्रेट या इंटीग्रेट कर देंगे एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए दो पोर्शन में, और इसी से आगे हम प्रोसीड कर जाएंगे। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझते हैं कि और कैसे इसको सॉल्व। अब हम कुछ डीसी वेव फॉर्म्स को लेते हैं और उनको समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए ये एक वेव फॉर्म लिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वेव फॉर्म है, बहुत ही सिंपल है, बट यहाँ पर आप देखिए अगर हम इस वेव फॉर्म का टाइम पीरियड निकालते हैं तो सॉरी, ये 0 से 10 है और ये 10 to 20 है, और जब ये वेव फॉर्म रिपीट करेगी अपने आप को तो सबसे पहले क्या आएगा, ये 0 to 10 में ये 0 to 10 का पोर्शन जो 10 मिली माइक्रो सेकेंड्स का है ये ज़ीरो वैल्यू या ज़ीरो एम्पलीट्यूड का आएगा। तो ये वेव फॉर्म यहाँ से रिपीट करेगी, मतलब ये 40 से रिपीट करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 0 से 40 तक ये वेव फॉर्म होगी, जिसमें 0 से 10 तक वो 0 है, फिर 20 से 40 तक ये 0 है वेव फॉर्म। तो अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये तीन पार्ट में डिवाइड होगी। पहला पार्ट है 0 से 10 जो कि 0 है, 10 to 20 ये 10 वोल्ट्स है, और 20 to 40 ये अगेन 0 है। तो इसको देखिए लिखते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 10 तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि इसकी कोई एम्पलीट्यूड वैल्यू नहीं है। फिर जब ये 10 to 20 है तब इसका जो वैल्यू है वो 10 वोल्ट्स है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू 10। और दूसरा है जब ये 20 to 40 है तो अगेन इसकी वैल्यू y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 40 माइक्रोसेकंड का है, मतलब जब इसे डिवाइड किया जाएगा एवरेज लेने के लिए तो वो 40 से डिवाइड किया जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है ट्रेपोजियल वेव फॉर्म का। तो देखिए ये ट्रेपोजियल वेव फॉर्म हमें दे रखी है, अगेन ये तीन पोर्शन में, ये एसी वेव फॉर्म है, तीन पोर्शन में डिवाइड होगी, और एसी वेव फॉर्म है तो इसका जो टाइम पीरियड है वो हाफ हो जाएगा, सिमेट्रिकल एसी वेव फॉर्म है। तो देखिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहला पोर्शन होगा, देखिए ये 0 to π/4, ये 0 to π/4 ये पॉजिटिव स्लोप है इसका, और ये 3π/4 पर ये नेगेटिव स्लोप है इसका। तो जब हम इसे लिखते हैं तो पहला जो पार्ट होगा वो 0 to π/4 के लिए इसका एंगल लिखा जाएगा। तो जैसे मैंने पहले भी बताया y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जो मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया था, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 से जब हम इसको लिखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या हो जाएंगे, ये 0 0 0 0 ये कोऑर्डिनेट्स होगा, और जो ये कोऑर्डिनेट होगा वो π/4, 1 होगा। तो इसके मदद से जो लिखा जाएगा इक्वेशन वो आएगा y इज इक्वल्स टू 4/π इंटू एक्स, ये आप उसके निकाल सकते हैं, बिल्कुल यही इक्वेशन आएगी। और अब देखिए π/4 से 3π/4 तक ये वैल्यू 1 है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, जब π/4 से x 3π/4 होगा तो x y की वैल्यू 1 होगी, और अगेन जब इसकी वैल्यू 3π/4 से ये और पाई तक आएगी तो ये डिक्रीजिंग है, मतलब नेगेटिव है। तो देखिए इसका जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू -4/π x प्लस 4, ये इसका c की वैल्यू आ गई, और इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 0 से पाई होगा जो कि हाफ वेव साइकिल है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। ये कुछ तरीके थे मैंने जो बताए जिसके आधार पर आप वेव फॉर्म को कैटेगराइज कर सकते हैं, कब हाफ साइकिल लिया जाएगा, कब जाएगा। तो यहाँ से हमें ये समझ आ गया
कि हम कैसे न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और किस हिसाब से न्यूमेरिकल को अप्रोच किया जाता है। जो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको न्यूमेरिकल दिए थे, उन सभी का सल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। तब तक प्रैक्टिस करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।